हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ओके, पिछले वाले दो चैप्टर में हमने पास्चर्स और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिस पे सारे के सारे लोग डिपेंडेंट थे, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो, चाहे वो पेस्टोरल ग्रुप्स हो या फिर ट्राइबल्स हो। और इनके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वाले दो चैप्टर्स में, अगर आपको याद हो तो। और जिसने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, याद ही होगी। एंड हमने ये भी देखा था कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी तो उसने कैसे ये जो ट्राइबल पीपल हैं या फिर जो ये पेस्टोरल ग्रुप्स हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, मेनली उनको जो टिम्बर एंड ऑल चाहिए था, उस वजह से इनके मूवमेंट पे इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी। ऑब्वियसली कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल, जब इन लोगों ने हमारे इंडिया को कॉलोनाइज़ कर लिया था, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि जब इन लोगों ने कंट्रोल करा, जब बहुत बड़े सारे से जब इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो उन सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस ने उन लोगों की लिवलीहुड पे या फिर उन लोग की जो डेली लाइफ थी उस पर कैसे अफेक्ट करा, ठीक है। हमने ये सारा सब कुछ देख रखा है पिछले वाले दो चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में हम देखेंगे। और हम तीन डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे, नॉट जाएंगे मीन्स देखेंगे यहाँ पे। पहले तो ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड, वो जो कॉटेजर्स थे वहाँ पे उनका क्या सीन था। अगेन वीट फार्मर्स यूएसए के। फिर हम हमारे प्यारे देश भारत, वहाँ पे जो बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, उसमें जो ओपियम प्रोड्यूसर्स हैं हम उनके बारे में भी देखेंगे। ओके, फिर जो गांव के जो ग्रुप्स थे वहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे आया। ओके, अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, HYV, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह आप यूज़ करोगे, तभी तो बोलोगे ना कि हाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर है। प्लोशर की जगह पे आप थ्रेशिंग मशीन्स यूज़ करोगे, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आप वो यूज़ करेंगे, तभी तो आप बोल सकते हो ना कि हाँ अब यहाँ पे आ रखा है मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्या हुआ जब ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर अगर आप तीनों कंट्रीज़ को छोड़ दो, अगर बस इतना समझो कि डिफरेंट रीजन जो है वर्ल्ड के, क्या हुआ उनके साथ में जब वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट के साथ में इंटीग्रेट हुए, तब हम ये सारा सब कुछ इस वाले चैप्टर में जानने वाले हैं। तो पहले हम ना इंग्लैंड के साथ में स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पहले आया तो यहाँ पे कैसे आया। देखो एक कहानी है इसके पीछे। 1 जून 1830 की बात है। एक फार्मर था, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, खेती वेती वो लोग करते थे, तो वहाँ की वो जो पॉपुलेशन थी ना वो एग्रेरियन ही थी। तो एक फार्मर था नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। आप इतना ध्यान मत दो कि ये नॉर्थ वेस्ट में था कि नॉर्थ ईस्ट में था, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दिस इज़ नॉट बार्ड, दिस इज़ बार्ड, ठीक है, इसको लास्ट में एन बना लेना, BARN। एनीवे उससे मतलब नहीं है, बस एक कहानी सुनते जाओ। क्या हुआ था 1 जून 1830 को, जो किसान रहता है उसको दिखाई देता है, मतलब वो ये ऑब्जर्व करता है कि किसी अलग पर्सन ने आ करके उसी रात में उसके जो खेतों में चलाए जाने वाला हल एंड ऑल है, जो भी है, मतलब हल है और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, प्लोशेयर्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी किसी ने आकर के जला दी है वहाँ पे। कुछ मंथ बीते, ऐसे ही कुछ केसेस आने लगे कि हाँ हमारे घर से भी जितने भी खेत में चलाने के सामान थे जिससे हम लोग कल्टीवेट कर सकते थे, वो सारी की सारी आकर के जला दिया गया है। अब ये कर कौन रहा था, प्रॉब्लम तो ये हुई ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सारी की सारी चीज़ें ये लोग जलाते गए, मतलब ये जो केसेस थे जलने के, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अब अभी तक तो ठीक था कि चलो ठीक है, खेतों में आप जिससे कल्टीवेशन कर रहे हो आप उसको जला रहे हो। बहुत कम टाइम पीरियड के बाद, मतलब उसके बाद ही, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही ऐसा भी केस आने लगा कि ये लोग एंटायर फार्म हाउस चलाने लगे लोग। अब ये जो भी काम कर रहा था ये क्यों कर रहा था, कौन था, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आप देखोगे 28 अगस्त 1830 वाली नाइट को एक थ्रेशिंग मशीन थी एक फार्मर की, ठीक है, उस थ्रेशिंग मशीन को ना लेबरर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सी, यहाँ पे 28 अगस्त 1830 को एक थ्रेशिंग मशीन थी फार्मर की, उसको, उनके मशीन को लेबरर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चल रहा था ईस्ट कैंट इन इंग्लैंड। बस आप इतना समझो कि इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो ये थ्रेशिंग मशीन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे। अब ये क्यों करे जा रहे थे आगे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा, बट अभी के लिए ये वाली स्टोरी सुनते जाओ। इन द सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स बड़े सारे से राइट्स स्प्रेड हो गए सदर्न इंग्लैंड में। 387 थ्रेशिंग मशीन को तोड़ दिया गया। इसी टाइम पीरियड के साथ में जो फार्मर्स थे उनको धमकी भरे लेटर्स मिलने लगे कि वो अपने जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो उस मशीन को यूज़ करना बंद कर दे,
ठीक है। और जो लेबर क्लास है उनको हायर करें ताकि उनका भी लिवलीहुड चल सके। और बहुत सारे जो ये लेटर्स मिल रहे थे उनके नीचे जो आप लिखते हो ना, मान लो कि ये लेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कहीं साइन तो करोगे ना, जो भी लिख रखा होगा लेटर्स, तो यहाँ पे किसका साइन मिलता था? कैप्टन स्विंग। अब ये कैप्टन स्विंग कौन था, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ये बेसिकली ना लेबर क्लास का एक बंदा था, मतलब एक नॉर्मल सा आदमी था, लेबर क्लास का था। अब ये जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार होते हैं, उन्होंने क्या करा, अब क्योंकि देखो उनको ना ये डर लग रहा था कि जो हमारे पास मशीन्स हैं वो कभी ना कभी ये लोग आके डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर जो फार्मर्स भी थे उनके पास भी ये थ्रेशिंग मशीन्स वगैरह हुआ करती थी, तो उनको भी ये लगता था कि कभी ना कभी जो लेबर क्लास वाले हैं या फिर जो भी, क्योंकि अभी तक इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये कौन कर रहा है, ठीक है। एंड इन लोगों को ये लगता था कि ये कभी ना कभी आकर के जो भी ये कर रहा है हमारे जो ये मशीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर इन लोग का कुछ मूड वूड ऐसा हुआ कि इन लोग हमारा पूरा ये जो एंटायर घर है, हमारा जो फार्म हाउस है वो ही जला दें, इससे बेटर है कि जो हम हमारे पास जो मशीन्स रखी हैं हम वो खुद ही जला दें। तो एक टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये डर था कि कहीं उनके भी बैंड्स पे, उनके भी ये जो मशीन्स है उस पर अटैक ना हो जाए, तो बहुत सारे लोगों ने ना अपनी खुद की मशीन ही जला दी। गवर्नमेंट जो थी, अब वो पता नहीं कहाँ बैठी है गवर्नमेंट, उसको तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो लेना ज़रूरी हो गया था यहाँ पे। और क्या करा गवर्नमेंट ने, जिन जिनको मतलब उन पे डाउट था कि क्यों कौन कौन ये कर सकता है, क्योंकि राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो आप देखोगे लगभग 2000 ऑफ पीपल ऐसे थे, मतलब जिनको प्रिजनर्स थे बेसिकली, उनको ट्राई करा गया कोर्ट में। 9 लोगों को फांसी दे दी गई। 505 जो 505 लोग थे उनको लेके जाया गया, जिसमें से 450 लोगों तो इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ठीक है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, घूमने नहीं भेजा होगा उन लोगों ने, जेल में ही भेजा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी। एंड बहुत सारे लोगों को अपने ही कंट्री में रख करके उनको जेल के अंदर डाल दिया। अब ये जो कैप्टन स्विंग मैंने अभी आपको बताया, अब ये कौन था कैप्टन स्विंग, ठीक है। ये क्यों ऐसे धमकी भरे लेटर्स क्या लिख रहा था, क्या ये एक मिथ है या फिर सच है, और इसके इसके ही साइन क्यों हुआ करते थे। और ये जो राइटर्स थे, ये नॉट राइटर्स, ये जो जो ये राइट्स कर रहे थे, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये कौन लोग थे और ये थ्रेशिंग मशीन्स को क्यों तोड़ रहे थे और उसके अगेंस्ट में क्यों थे, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इस वाले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यूरोप में ना पहले क्या होता था, ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट था। कहने का ये मतलब है कि एक सेकेंड, ओके। सी यूरोप में क्या था पहले, ओपन फील्ड का कंसेप्ट था। आप देखोगे लेट 18 सेंचुरी एंड अर्ली 19 सेंचुरी के वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें जो इंग्लिश है, या फिर आप इंग्लैंड ही बोल सकते हो, इंग्लिश इंग्लैंड जो भी बोलो सब तो एक ही है, ठीक है। वो जो गांव वाला एरिया था उनका, वहाँ पे एक ड्रास्टिक सा चेंज आया। क्या था ये, इस टाइम पीरियड के पहले वहाँ पे ओपन फील्ड का कंसेप्ट था, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि जो फील्ड हुआ करता था ना वो सभी के लिए ओपन हुआ करता था। कहने का इतना मतलब है कि मान लो मेरे पास, नॉट मेरे पास छोड़ो, इन लोग के पास, मान लो इनके पास एक एरिया है, वहाँ पे जितने भी गाँव वाले हैं मिलके वो कल्टिवेशन करेंगे, ठीक है। और बाद में जो कल्टीवेट होगा, जो उसमें से जो भी आप मान लो गेहूँ या फिर धान कुछ भी उगा रहे हो, ठीक है, इन लोग का जो भी मन होता था वो करते थे, या फिर कमर्शियल क्रॉप जो भी ये लोग उगा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। इसको बोलेंगे ओपन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ एंड समराइज वे में बताया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसको जो वो लैंड हुआ करता था उसका पार्टीशन नहीं किया जाता था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेट ओनरशिप है लैंड का, नहीं। जो वो लैंड हुआ करता था वो सारे के सारे लोगों का हुआ करता था। ऐसा कोई नहीं था कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये लैंड हमारी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो लैंड के स्ट्रिप्स पे कल्टीवेट किया करते थे। रुको मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मान लो ये लैंड है, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब कोई यहाँ वाला पार्ट लेगा, फिर कोई इधर वाला, फिर कोई यहाँ, फिर कोई यहाँ, यहाँ यहाँ, फिर अगेन ऐसे कर करके इनका ये जो कॉन्सेप्ट था लैंड वाला वो चलता था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं थी यहाँ पे, अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। वो जो मैंने अभी लैंड का डिवीज़न बताया है उसमें ऐसा बहुत लोगों को कभी कंप्लेन ना हो जाए ये कि हमें अच्छा वाला लैंड मिला है और इसको ख़राब वाला मिला है, मतलब हमें ख़राब वाला मिला है, सामने वाले को अच्छा वाला मिल गया। तो ये जो यहाँ के जो लोग थे ना वो कोशिश करते थे कि सबको मिक्स्ड टाइप का लैंड मिले। कोई कभी हमसे ये शिकायत ना करे कि हमारा जो लैंड है वो ख़राब है
आपने उसको अच्छा वाला क्यों दे दिया। तो इससे ना लड़ाइयाँ बढ़ने की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ने की बहुत ज़्यादा वो पॉसिबिलिटीज़ हुआ करती थी। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बराबर बराबर। वो होता ना कि क्वालिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, मतलब अच्छी वाली, मैं अच्छे कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है। हर साल के जब सारा जो आगे मान लो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो उसके स्टार्टिंग में ही एक पब्लिक मीटिंग होती थी, सारे विलेजर्स को वहाँ पे बुलाया जाता था। उनको अपना अपना जो स्ट्रिप्स था उनको कल्टीवेशन के लिए उनको वो दे दिया जाता था कि ठीक है, आप इतने एरिया में आप कल्टीवेट करो और इतने एरिया में कोई और कल्टीवेट करेगा, ओके। और इन लोग को झगड़े से बचाने के लिए लैंड को ऐसा भी नहीं था कि बहुत पास पास में दे रखा है कि यहाँ पे किसी को दे दिया फिर उसके बगल में किसी को दे दिया, नहीं, थोड़ी सी दूरी पे ये लोग डिवाइड करते थे लैंड को। यूजुअली क्या होता था कि इनकी जो क्वालिटी थी अलग अलग होती थी, जैसे मैंने बताया, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, थोड़ी सी दूरी पे हुआ करती थी, क्वालिटीज़ भी अलग अलग हुआ करती थी कि कोई लड़ाई झगड़ा ना कर ले कि हमारा ये अच्छा ज़मीन है उसका ख़राब है, या फिर हमारा ख़राब है उसका अच्छा है, ठीक है। और जो एक्सेस था जो कॉमन लोगों को उस लैंड का, मतलब सारे विलेजर्स को उस लैंड का एक्सेस मिल सके, ऐसे उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अपने गाय को या फिर उनके पास काव, मतलब काउ शिप एंड ऑल जो कुछ भी हुआ करता था, गाय भेड़ बकरी वट उन सबको ये लोग अपने पास्चर्स को लेकर के आते थे फॉर ग्रेजिंग। यहाँ से ये लोग फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे आग वाग जलाने के लिए, बेरीज भी कलेक्ट करा करते थे, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती थी, एंड फ्रूट्स भी कलेक्ट करा करते थे अपने फूड के लिए, अपना खुद का कंज्यूम करने के लिए। जो रिवर आसपास में हुआ करता था, रिवर एंड पॉन्ड्स, वो भी सबके लिए ओपन था, ऐसा नहीं था कि किसी का प्राइवेट ओनरशिप है कि हाँ ये हमारा है हम नहीं आने देंगे, या फिर कोई भी जो वो स्टेरियोटाइप लोग क्रिएट करते हैं या फिर जो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेल फीमेल एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग रिवर एंड पॉन्ड्स में फिशिंग करने जाते थे, उनकी जो हंटिंग वाली हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। और ये लोग हंट क्या करते थे, रैबिट। नाउ थिंक, रैबिट कोई हंट करने की चीज़ है, नॉट चीज़ है, आई मीन एनिमल है। अगर हंट ही करना है तो थोड़ा सा बड़ा जानवर कर लो, रैबिट को हंट क्यों करना है। बट एनीवे अब वो लोग करते थे तो मतलब करते थे। और फॉर द पुअर जो गरीब लोग हुआ करते थे उनके लिए जो उनका सर्वाइवल था ना वो ये लैंड ही था। अब आगे होगी यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो कुछ पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का कुछ पार्ट ऐसा भी था, आई थिंक मैंने यहाँ पे पीपीटी में मेंशन करी है, या लाइक फायर्स बेरीज फ्रूट्स, ओके, आप यहाँ से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जिस जिस पीपीटी को पढ़ना है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, अदरवाइज अगर नहीं बता रही हूँ तो फिर चुपचाप मुझे सुनते जाओ। ये जो ओपन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट था वो कुछ टाइम तक तो बढ़िया चला, चलो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम चेंज होना शुरू हुआ, आप देखोगे 16th सेंचुरी से। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जो वुल होता है शीप से, जो हम लोग वो वुल लेते हैं, उसकी जो डिमांड थी ना वर्ल्ड मार्केट में, नॉट डिमांड, प्राइस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डिमांड बढ़ेगी तो ही बढ़ेगी, सप्लाई वगैरह सब ठीक ठाक है, डिमांड भी अच्छी खासी है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस कोई बढ़ा देता है कोई कम कर देता है। तो जो वुल का प्राइस था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब जो रिच फार्मर्स है, अब वो चाहते थे कि वो अपना जो वुल का प्रोडक्शन है वो बढ़ा दे जिससे कि उनको प्रॉफिट मिले। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई, सी विच नॉट विच, रिच फार्मर्स, ओके। जो रिच फार्मर्स हैं उन्होंने अपना जो वुल का जो प्रोडक्शन था वो उन्होंने इंक्रीज़ करना चाहा। क्यों, क्योंकि इनके पास भेड़ वेड़ है, ठीक है, उससे ये लोग निकालेंगे, बनाएंगे अपना वुल जो भी है बनाना है, तो उसको मार्केट में जा कर के वो लोग सेल करेंगे दोगुने दाम पे, या फिर जितना भी इनका मूड होता था उतना इनके मूड पे डिपेंड करता था। बेसिकली इनको चाहिए था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ही अर्निंग के चक्कर में इन लोगों को लगा कि हम वर्ल्ड मार्केट में जब वुल का प्राइस इतना ज़्यादा है तो हम वुल ही सेल करेंगे, वुल की ही ट्रेड करेंगे वुल का ही, एंड उसका हमको प्रॉफिट मिलेगा एंड हमें डबल प्रॉफिट होगा। अब वो लोग जो शीप के जो ब्रीड्स होते हैं ना उसको इम्प्रूव करने में लग गए, ठीक है। और उसके लिए ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि अगर इन लोग को अपने वुल को शीप को अच्छे से रखना है या फिर उससे वुल निकालना है, बनाना है, वॉट एवर जो भी करना है इनको, तो आप एकदम इनिशियल फेज से सोचो। अगर शीप को ढंग का खाना मिलेगा तो ही जा कर के ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर शीप के लिए खाना ही ढंग का नहीं है, जो वो ग्रेज वगैरह शीप को ग्रेज वगैरह कराया जा रहा है, अगर वही चीज़ ढंग की नहीं है तो नहीं हो पाएगा इतना सारा सब कुछ।
तो ये जो रिच फार्मर्स थे इनके अंदर हो गया ग्रीड। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बोला कि ये जो ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट है अब हमें नहीं चाहिए, अभी हमें ना ओपन फील्ड के का जो कॉन्सेप्ट है उसकी हमें कोई भी नीड नहीं है। जस्ट बिकॉज अब यहाँ से शुरू हो गई ना वो प्राइवेट ओनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ ये लैंड मेरा अपना है, अभी इसके अंदर कोई नहीं आएगा। तो अब ये लोग लैंड को भी एक्सपैंड करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि लैंड को एक्सपैंड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के जो ग्रास हैं वो हमारे जो शीप्स हैं, नॉट हमारे, जो इनके जो शीप्स हैं वो खाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये अच्छे होंगे, इनका जो हेल्थ है, ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स में भी लोग तो हेल्थ देखते हैं ना, सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो आगे जा कर के इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सारी सब चीज़ें थी। तो बस एक वुल के प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बेसिकली वुल का यूज़ करके ये लोग लैंड को एक्सपैंड कर रहे थे। वो स्टार्ट कर दिए एरियाज़ को कंट्रोल करना, जो भी ब्लॉक्स उनके अंडर में आता था सबके सबको वो कंट्रोल करते थे, जस्ट अपने ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो जो डिवाइडिंग और वो जो डिवीज़न वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, और वो जो इंक्लूजिंग कॉमन लैंड वाला कॉन्सेप्ट था, वो सबका सब ख़त्म हो गया। बोल दिया नहीं कि अब ये सब नहीं करेंगे, अब हमें हमारी प्रॉपर्टी दे दो। और मतलब दे दो, नॉट वो ऐसा कुछ दे दो वाला नहीं था, हाँ इतनी बस मेरी है। अभी मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, इसको डिवाइड करो पहले तो, बराबर नहीं है लाइन, आई नो, बट फिर भी ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पुअर फार्मर रहता है, यहाँ पे रिच फार्मर रहता है। अब ये रिच वाला क्या करेगा, इसको भी ऑक्यूपाई कर लेगा, जो ये पुअर फार्मर्स है ना उनके भी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अभी जो पुअर फार्मर्स हैं उनका तो दिमाग ख़राब होगा ही ना कि ये क्या कर दिया, मेरे वाले लैंड को क्यों आपने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे हुआ करता था, मतलब अभी ये चल रहा था, जो प्राइवेट ओनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा था वहाँ पे, जस्ट बिकॉज इनको प्रॉफिट चाहिए था। मतलब अपने एरिया से भी प्रॉफिट चाहिए, बाकी की जो कंट्रीज़ को आपने कॉलोनाइज करके रखा है आपको वहाँ से भी प्रॉफिट चाहिए। अब इतना प्रॉफिट लेने के बाद भी पता नहीं इन लोगों ने उतने प्रॉफिट का क्या किया, आई डोंट नो, बट फिर भी ठीक है, चलो छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। जो विलेजर्स थे जिनके पास जो छोटे छोटे जो कॉटेजेस हुआ करते थे उनको ये लोग अपने गांव से बाहर निकाल दिए, ठीक है। और जो ये पुअर्स थे उनको गांव से बाहर निकालने का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो अपना एरिया एक्सपांड करा था, उन्होंने बोला कि आप इस वाले एरिया में नहीं आ सकते हो, या तो गाँव में रहना तो रहो, हमारे एरिया में मत आओ। अब वो तो बोलेगा ना कि ये तो हमारा लैंड है, आपने क्यों ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है वो रिच है, अब रिच के सामने पुअर की कोई वैल्यू थी क्या एट दैट टाइम, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, जब पहले भी नहीं थी तो आज तो और भी नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम थी। और अगर आपको विलेज में रहना है तो आप हमारे एरिया में नहीं आओगे। और जो पुअर्स थे उनको अपने फील्ड में आने के लिए उन्होंने मना बोल दिया। ये चला टिल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। जो ये एनक्लोजर मूवमेंट, अब ये जो कंप्लीट जो मैंने बताया है ना, ये एनक्लोजर, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, इसी को बोलेंगे एनक्लोजर मूवमेंट, ठीक है। SU स्पेलिंग एक बार चेक करना, ENCLOSURE, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग है इसका, इसको करेक्ट कर लेना आप, ओके। अब ये जो एनक्लोजर मूवमेंट है वो धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगा। जो ये अर्ली जो पहले के जो एनक्लोजर्स हुआ करते थे वो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। और उनको कोई सपोर्ट नहीं था, लाइक स्टेट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं था, ना ही चर्च का इंटरफेरेंस था। बस इनको अपना प्रॉफिट चाहिए था, तो नहीं हम किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे, एंड हमें हमारा लैंड चाहिए, बस बात ख़त्म, और कोई इधर नहीं आएगा। बट मिड 18th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ था, जो ये एनक्लोजर्स मूवमेंट है वो कंट्री साइड में भी होने लगा था। मतलब अभी तो ये ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, कंट्रीज थ्रू आउट द कंट्री साइड आप देखोगे कि ये सबके सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। एंड पूरे कंट्री साइड की आप बात करो तो वहाँ पे भी ये मूवमेंट फैल गया था। बिटवीन आप देखोगे 1750 से लेकर के 1850, ये वाला जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में कम से कम 6 मिलियन एकर्स ऑफ जो लैंड था उसको इंक्लोज करा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब बैठी है वो पार्लियामेंट में अपने, वो थोड़ी ना आके देख रही कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको तो कॉलोनाइज करने में लगे हुए हैं। इस टाइम पे सोचो इंडिया में ये लोग आके क्या कर रहे थे, इनके इंग्लैंड में ये हालत थी। आप हिस्ट्री को कभी ये मत पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना कि जो हम बता रहे हैं, या फिर आप किसी के भी वीडियोज़ देख रहे हो आप बस वही पढ़ना, नहीं। अगर यहाँ पे लिखा है कि इंग्लैंड में 1750 से लेकर के 1850 के बीच में ये हो रहा था, आप तुरंत कनेक्ट करो कि उस टाइम पे ये हमारे इंडियंस के साथ क्या कर रहे थे। सोचो अभी इनकी इतनी बुरी हालात है, और जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या कर रही थी। अब उतने दूर से तो वो जाएगी नहीं देखने ना गाँव में क्या हो रहा है, बट उसके बाद भी इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ठीक है हमें एक्ट वैक्ट पास करनी चाहिए। तो 4000 एक्ट इसने पास करे, मतलब उसमें अमेंडमेंट होते गए। अमेंडमेंट कहने का मतलब ये है कि कुछ एक्ट जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने पास करे थे इंक्लोजर्स के लिए, ठीक है।
उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे वो 4000 काइंड ऑफ लिखे गए थे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। या जो भी मैंने बताया वो ये रहा इतना। ओके, अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन। जब इतना सब हुआ उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी प्रोसेस अपने बहुत ही रैपिड स्पीड से आगे चल रहा था। जब इतना सब हुआ, ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, ठीक है। उसके बाद इनक्लोजर्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी, 2 मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। आप सर को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, एंड अगेन आप सर को मेल भी कर सकते हो। और सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, सर 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, सर खुद ही बात करते हैं। और यूट्यूब पे बाकी सारे से लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।